नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेक इन इंडिया की। यूपीएससी सीएससी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है सिलेबस में, मतलब आप जीएस पेपर 3 में भी देखेंगे तो भी और जीएस पेपर 2 में देखेंगे तो भी, है ना। तो ज़रूर जानना चाहिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर हम प्रॉपर डेली वीडियोज़ के माध्यम से आपको यूपीएससी सीएससी का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं वीडियोज़ को, लगभग सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होते जाएंगे। कोई वीडियो अवेलेबल नहीं हो या नहीं मिल रहा हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट में दीजिए। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को, जानते हैं परिचय। सबसे पहले देखिए, मेक इन इंडिया ये एक अभियान है जिसको निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने तथा सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए शुरू किया गया था। नाम से क्लियर है, मेक इन इंडिया। इंडिया की जो स्वदेशी सामान है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, विनिर्माण बुनियादी ढांचे के निर्माण को शुरू करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और 2014 में, ठीक है ना, करीब 11 साल होने को है। तो इस अभियान को जो है निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भी शुरू किया गया था। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं। हालांकि उद्देश्य की बात करें तो सबसे पहला है विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर को बढ़ाकर 12 से 14% प्रतिवर्ष करना, है ना। काफ़ी हद तक हुआ भी है। वर्ष 2022 तक ऐसा था पहले, जब 2014 में लॉन्च किया गया था, मगर फिर इसको चेंज किया गया, संशोधित किया गया, फिर किया गया 2025 तक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 2025 तक विनिर्माण से संबंधित 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25% करना, है ना। एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है भाई, काफ़ी ज़रूरी है। तो ये 3 जो बातें हैं ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। हमको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी हम अगर करंट अफेयर्स के साथ में एक्टिव नहीं है तो बात नहीं बनेगी। जैसे ये 2022 फिर संशोधन हुआ ना, ये चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंट है, फिर उसको नोट्स में चेंज भी करना है। मेक इन इंडिया के स्तंभ सबसे पहले है जो नई प्रक्रियाएं हैं वो। इसके तहत व्यापार करने में सुलभता को उद्यमशीलता के लिए महत्वपूर्ण माने जाने के साथ स्टार्टअप्स और स्थापित उद्यमों के लिए कारोबारी माहौल में सुधार के उपायों को लागू किया गया। दूसरा, नवीन बुनियादी ढांचा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सारी चीज़ें। मतलब सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने के लिए औद्योगिक गलियारों तथा स्मार्ट शहरों के विकास को प्राथमिकता दी। इसके तहत सुव्यवस्थित पंजीकरण प्रणालियों और बेहतर बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, इन संबंधी बुनियादी ढांचे के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया गया। तीसरा है नवीन क्षेत्र, मतलब क्षेत्र इन द सेंस एरिया नहीं, जो नए नए फील्ड्स हैं, नई नई फैक्टर्स हैं, उनकी बात की जा रही है। तो जैसे रक्षा उत्पादन का क्षेत्र है, बीमा, चिकित्सा उपकरण, विनिर्माण और रेलवे अवसंरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई बोलते हैं जिसको, इसकी सुविधा प्रदान की गई। साथ ही नई मानसिकता का विकास हुआ। ये सब मेक इन इंडिया के स्तंभ है ना। इसके तहत सरकार ने नियामक के बजाय सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई तथा देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया। ये थे स्तंभ। अब ये बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ के बारे में पढ़ें। तो क्या हुआ इसके अंतर्गत, कौन कौन से कदम उठाए गए, मेंस में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पीएलआई। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की जो योजनाएं हैं, जैसे पीएलआई योजनाओं का उद्देश्य 14 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करके घरेलू विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देना है, ठीक है। घरेलू मतलब वही मेक इन इंडिया। दूसरी है पीएम गति शक्ति। इसे वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये पहल कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मल्टी मॉडल और अंतिम मील कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है। ये पहल 7 प्राथमिक चालकों पर आधारित है। जो गति शक्ति योजना के बारे में आपने सुना होगा ज़रूरी, हमने काफ़ी वीडियोस बनाए, है ना। एक प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो भी हम कल परसों डाल देंगे। तो ये बेस्ड है ऐसी 7 चीज़ों पे। रेलवे है, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और रसद अवसंरचना, है ना। फिर आता है हमारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास। एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 2021 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, है ना। इसी के अंतर्गत जो है सेमीकंडक्टर्स का एक इकोसिस्टम विकास वाला जो है वो भी आया। तो ये सब मेक इन इंडिया के अंतर्गत है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। फिर है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स मिशन।
उन्नत प्रौद्योगिकी, बेहतर प्रक्रियाओं और कुशल जनशक्ति के माध्यम से भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। लक्ष्यों में लॉजिस्टिक लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग को वर्ष 2030 तक शीर्ष 25 में लाना भी बहुत नीचे है, तथा डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करना है। फिर आ जाता है औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। जाहिर है स्मार्ट शहरों और उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों का विकास जो है इसके अंतर्गत है ना। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में सुना होगा। स्टार्टअप इंडिया है ना, उद्यमियों को समर्थन करने, उनको समर्थन देने के लिए मजबूत स्टार्टअप, एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने के लिए, रोजगार चाहने वालों के बजाय रोजगार सृजक देश में बदलने हेतु ये भी है। फिर जो है कर सुधार, जीएसटी में जो कर प्रणाली है उसमें महत्वपूर्ण सुधार किया गया, और एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का आना। तो ये सारी चीज़ें इसकी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कदम अच्छे हैं तो उपलब्धियां भी जाहिर तौर पर हैं ही। पहली उपलब्धि देखने को मिली टीकाकरण की वैश्विक आपूर्ति। चाहे कोविड-19 की बात करें या उसके बाद भी देखिए टीकाकरण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मगर मेक इन इंडिया से भारत ने स्वदेशी टीकों की मदद से रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण कवरेज हासिल करने के साथ विश्व स्तर पर लगभग 60% टीकों की आपूर्ति करके एक अग्रणी निर्यातक की भूमिका निभाई। वंदे भारत ट्रेन स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है, मेक इन इंडिया है ना। वर्तमान में ये देख लीजिएगा, ये डेटा हो सकता है एक्यूरेट ना हो। रक्षा उत्पादन की काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। घरेलू स्तर पर निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण जो है रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति को दर्शा रहा है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में समृद्धि। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्षेत्र है वित्त वर्ष 23 तक 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक विस्तारित हो गया है, जिसका उत्पादन वित्त वर्ष 17 से लगभग 2 गुना हो गया है ना। इस उत्पादन में मोबाइल फ़ोन का योगदान 43% रहा, सबसे बड़ी बात है, जिसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता भी बना। ये सब मेक इन इंडिया की उपलब्धियां हैं, बड़ी उपलब्धियां। ठीक है, जो उपलब्धियां हैं, मगर चुनौतियां, क्या चुनौतियां आ रही हैं अभी भी? वैश्विक विनिर्माण सूचकांक एक मतलब चुनौती तो नहीं, मगर हाँ दर्शा रहा है इसकी गिरावट को। वर्ष 2023 के अनुसार भारत वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में 5वें स्थान, मतलब चीन अमेरिका जैसे देशों से पीछे रहा, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी है ना। जीडीपी में विनिर्माण का योगदान। विनिर्माण क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में केवल लगभग 17% का योगदान दिया, जिससे इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। कौशल विकास का अभाव, ये जाहिर है कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि भारत के लगभग जो 60% कार्यबल है, इसमें विनिर्माण संबंधी रोजगार हेतु प्रासंगिक कौशल का अभाव है, जिससे इस क्षेत्र के संभावित विकास में बाधा देखने को मिलती है। तो कौशल विकास का अभाव भी हमको एक बड़ी चीज़ को शो करता है ना। चलिए जी, तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो चुनौतियां हमको नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही कई और चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां नहीं मगर हाँ जो थोड़ा सा इसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शा रहा है, जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी चुनौतियां। कोविड-19 महामारी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों का पता लगता है और भारत का विनिर्माण परिदृश्य प्रभावित हो रहा है। फिर है निवेश लक्ष्य। सरकार ने वर्ष 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा था। इवन अभी बहुत अच्छा कुछ रिस्पांस नहीं है। फिर आता है नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास। भारत का अनुसंधान एवं विकास जो R&D क्षेत्र है, व्यय की GDP के से अनुपात 0.7% है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम है ना। वैश्विक औसत है 1.8%, काफ़ी कम है उससे। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें बता रही हैं, ये हमें सिखा रही हैं कि किस प्रकार हमें अभी काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है, मगर उपलब्धियां भी कम नहीं है। आप बोलेंगे कौन सी बात होती है, मगर यही है चीज़ें भैया। पढ़ना इसी प्रकार है, आपको अपना व्यू बनाना है, मगर बात दोनों तरफ की बहुत अच्छे से न्यूट्रलिटी में होना चाहिए मालूम। तो चलिए जी, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना सपोर्ट बनाइए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।